अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राशिद फ़हीम और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अब तक हमने जो जो पढ़ा है उसको इस्तेमाल करके एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाते हैं। ठीक है, कोई इतना फैंसी नहीं है, मतलब ग्राफिकल नहीं है, कमांड लाइन की तरह ही है, लेकिन ये कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये मैं प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, पिछला मैं कोड रिमूव करता हूँ। अब ये देखें, हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है तो स्कैनर क्लास हम यूज़ करेंगे। स्कैनर इनपुट इज़ इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, ये आपने बार बार किया होगा, आपको अब तक याद हो गया होगा। ठीक है, इसको इनपुट करते हैं, इनपुट java.util.scanner आ गया। अब हमने यूज़र से एक नंबर लेना है। ठीक है, आपको तरीकाकार पता है, इंट वेरिएबल बनाया है, उसका नाम मैंने रखा नंबर 1। इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट का मेथड यूज़ करेंगे, ये हमें यूज़र से नंबर लेकर देगा और नंबर 1 वेरिएबल में स्टोर करेगा। और इस नंबर लेने से पहले एक हम लाइन प्रिंट करा देते हैं यूज़र को बताने के लिए कि आपने नंबर इंटर करना है। यहाँ पे प्लीज़ इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बनाते हैं, system.out.println प्लीज़ इंटर सेकंड नंबर। ठीक है, एक और वेरिएबल बनाया नंबर 2 इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। अच्छा, अब 2 नंबर ले लिए यूज़र से। ठीक है, तीसरी चीज़ हमने लेनी है चॉइस। चॉइस क्या कि यूज़र क्या चाहता है, अगर वो ऐड करना चाहता है, सब्ट्रैक्ट करना चाहता है, या मल्टीप्लाई या डिवाइड। ठीक है, वो भी हम नंबर के ज़रिए ले लेते हैं। वो किस तरह हम लिखेंगे, system.out.println इंटर योर चॉइस। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं, 1 फॉर ऐड, 2 फॉर सब्ट्रैक्ट, 3 फॉर मल्टीप्लाई, 4 फॉर डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं इंट चॉइस। ठीक है, ये भी इंट का ही वेरिएबल है, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, यहाँ पे यूज़र से हम चॉइस ले रहे हैं, वो भी नंबर में वो बताएगा। अगर उसने ऐड करना है 1 प्लस करेगा, ये 1 प्रेस करके एंटर करेगा, 2 के लिए सब्ट्रैक्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए उसने 3 करना है और डिवाइड के लिए 4। अब हमने ये जो काम करने ऐड वगैरह वाले, ठीक है, उसके लिए हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं। एक या 4 फंक्शन बनाने पड़ेंगे। पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पे फंक्शन क्या रिटर्न करेगा हमें, इंट। ठीक है, इंट लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक इंट, इसका मैं नाम रखता हूँ ऐड। ठीक है, ये 2 पैरामीटर लेगा। वो क्या होंगे, 2 इंटीजर वेरिएबल होंगे। इंट नंबर 1 इसको लिख देता हूँ मैं, इंट नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक हम वेरिएबल बनाएंगे इंट रिज़ल्ट इक्वल टू, बल्कि इसको आंसर कर देते हैं, आंसर इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। अच्छा, ये नंबर 1 और प्लस और ये नंबर 2 के बीच में मैंने स्पेस दिया, ये लाजमी नहीं, आप दें या ना दें, काम हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे आके आपने ये वेरिएबल रिटर्न करना है, रिटर्न ANS आंसर। ठीक है, जैसे आप रिटर्न लिखेंगे एरर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह एक और बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट सब्ट्रैक्ट के लिए सब, इंट नंबर 1, ये भी 2 पैरामीटर लेगा, इंट नंबर 2। यहाँ पे लिखते हैं इंट ANS आंसर नंबर 1 माइनस के लिए डैश साइन यूज़ करते हैं, नंबर 2, रिटर्न ANS आंसर। पब्लिक स्टैटिक इंट मल्टीप्लाई के लिए MUL लिख देते हैं, इंट नंबर 1 पहला पैरामीटर, नंबर 2, इंट ANS इक्वल टू नंबर 1, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, स्टैटिक नंबर 2, रिटर्न ANS। पब्लिक स्टैटिक इंट डिवाइड के लिए DIV, इंट नंबर 1, इंट नंबर 2, इंट ANS इक्वल टू नंबर 1 स्लैश नंबर 2, डिवाइड के लिए स्लैश यूज़ करते हैं, रिटर्न ANS।
फंक्शन आपने पहले बनाए हुए हैं तो आपको समझ आ रही होगी। ये फंक्शन हम बना रहे हैं जो इंट की वैल्यू रिटर्न करेगा, एक इंट वेरिएबल रिटर्न करेगा हमें, ठीक है। नाम उसका ऐड रखा है, 2 इंटीजर पैरामीटर वो ले रहा है, ठीक है। उनको ऐड करके रिटर्न कर रहा है। इसी तरह सेम बाकी वही है, सिर्फ एक्शन का फ़र्क है। ये सब्ट्रैक्ट करके रिटर्न कर रहा है, ठीक है। उसी तरह 2 पैरामीटर ये भी ले रहा है, उसी तरह ये नीचे वाला भी ले रहा है, ये मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर रहा है और डिवाइड करके रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन फंक्शन को कॉल करेंगे, लेकिन कॉल करने से पहले हमें चेक करना है कि यूज़र ने जो चॉइस दी अपनी, जो हमने इंट वेरिएबल चॉइस में स्टोर की हुई है, वो उसने क्या चॉइस दी है। एक तरीका तो ये इफ एल्स हम लगा के चेक करें, ठीक है। एक और थोड़ा सा फास्ट तरीका है, वो है स्विच लगा के। स्विच केस आपने पढ़ी है, यहाँ पे स्विच लिखेंगे स्मॉल में, अंदर इसके हमने एक वेरिएबल देना है, वो भी इंटीजर। यहाँ पे इसकी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की, एंटर किया, क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई साथ ही। अब यहाँ पे हमने 4 केस बनाने हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ केस, आगे वेरिएबल की वैल्यू लिखनी है जो हम चॉइस में चेक कर रहे हैं। अगर चॉइस में 1 है, कॉलन डाला, यहाँ पे हम लिखते हैं कॉल करेंगे ऐड मेथड को, ठीक है। और उसमें 2 वेरिएबल हमने देने, नंबर 1 दे दिया उसको जो हमने यूज़र से लिया, फिर नंबर 2 दे दिया, ठीक है। अब इसको ये देखें, ये वेरिएबल भी ये फंक्शन कुछ रिटर्न भी कर रहा है, ठीक है। याद होगा आपको, जो फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा होगा वो आपने वेरिएबल में स्टोर भी करना है। तो इसके लेफ़्ट साइड पे हम वेरिएबल लिखते हैं। वेरिएबल कौन सा, हम यहाँ पे ऊपर एक वेरिएबल बनाते हैं, इंट रिज़ल्ट। फिलहाल इसमें 0 स्टोर कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं रिज़ल्ट इक्वल टू ऐड, ठीक है। अब रिज़ल्ट में ऐड आ गया, ब्रेक कमांड डाल दी, ये हमारा केस पहला ख़त्म हो गया। दूसरा केस बनाते हैं। अब अगर देखें चॉइस वेरिएबल में वैल्यू है 2, तो फिर इसका मतलब उसने यूज़र ने सब्ट्रैक्ट के लिए कहा है, ठीक है। तो दूसरा बनाते हैं रिज़ल्ट, वही वेरिएबल हम यूज़ करेंगे, इज़ इक्वल टू सब नंबर 1 नंबर 2 सेमीकोलन ब्रेक। केस 3, अब ये मल्टीप्लाई का केस है। यहाँ पे लिखेंगे रिज़ल्ट इक्वल टू MUL नंबर 1 नंबर 2 ब्रेक। केस 4, रिज़ल्ट इक्वल टू DIV नंबर 1 नंबर 2 ब्रेक। आप यहाँ पे चाहें तो ये 4 केस के बाद एक डिफ़ॉल्ट केस भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट करें डाल देता हूँ डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब है अगर यूज़र 1 2 3 4 इन 4 में से कोई और नंबर प्रेस करता है तो ये डिफ़ॉल्ट केस कॉल होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे system.out.println रॉन्ग चॉइस, ठीक है। अब ये कोड को एक दफ़ा दोबारा देख लें, अच्छा खासा कोड हो गया है, ठीक है। लेकिन चीज़ें वही हैं जो आपने पहले यूज़ की हुई हैं। यूज़र से नंबर लेना, 2 नंबर लिए, उनको स्टोर किया नंबर 1 2 में इंटीजर वेरिएबल में, उसको फिर कहा कि आप एक चॉइस दें, चॉइस में नंबर दें, अगर ऐड करना है 1, सब्ट्रैक्ट करना है 2, इस तरह उसने चॉइस दी, ठीक है। उस चॉइस को हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया। अब यहाँ पे देखें एक वेरिएबल हमने ऊपर बना लिया रिज़ल्ट और उसमें एक 0 भी डाल दिया, ठीक है। इसकी क्या वजह, इसकी वजह ये कि अगर हम देखें, अगर रिज़ल्ट एक वेरिएबल हमने बनाना तो है, जो भी फंक्शन आएगा ना वो कोई ना कोई वैल्यू लेके आएगा। अगर हम एक वेरिएबल बना के उसमें उसकी वैल्यू लेते हैं उस फंक्शन की, ठीक है, वही वेरिएबल हम नीचे यूज़ कर सकते हैं। कैसे, ये देखें, एक टाइम में यूज़र ने एक ही वैल्यू देनी है ना, तो या केस 1 रन होगा या 2 या 3 या 4, इनमें से कोई एक केस चलेगा। क्यों, या तो यूज़र 1 देगा या 2 देगा या 3 या 4, एक ही देगा ना, तो इन 4 में से एक केस चलेगा, मतलब बाकी 3 नहीं चलेंगे। तो रिज़ल्ट में वही केस आएगा जो यूज़र ने सिलेक्ट किया होगा, वही केस उसके मुताबिक जो हमने केस बनाया है वही चलेगा। अगर उसने मल्टीप्लाई सिलेक्ट किया है तो केस 3 आ जाएगा, ठीक है। उसने 3 लेके एंटर किया तो केस 3 में आएगा और रिज़ल्ट में ये वैल्यू आएगी। बाकी वैल्यू जो है ना वो रिज़ल्ट में नहीं आएगी, इसलिए हमने रिज़ल्ट बना लिया ऊपर ही। और उसमें 0 वैल्यू देने का मकसद ये है कि अगर यहाँ पे अगर 0 वैल्यू नहीं देते ना तो नीचे हम रिज़ल्ट को इस स्विच केस के बाहर आके, यहाँ पे स्विच केस ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं system.out.println। यहाँ पे मैं लिखता हूँ
रिज़ल्ट ऑफ एक्शन इक्वल टू रिज़ल्ट। अब यहाँ पे अगर मैं इस तरह प्रिंट कराता हूँ ना, तो वो कह रहा है कि इनिशियलाइज वेरिएबल, कि वेरिएबल में आपने कोई वैल्यू नहीं दी। वो वजह क्या है, हमने ऊपर वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू अभी हमने दी नहीं है, ठीक है। फिर हमने नीचे 4 केस लगा दिए जो रिज़ल्ट को वैल्यू दे रहे हैं। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस। 4 में से कोई एक चलेगा तो रिज़ल्ट में वैल्यू आएगी ना। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें रिज़ल्ट 1 2 3 4 में से कोई भी केस नहीं चलता, डिफ़ॉल्ट केस चल जाता है कि यूज़र ने 1 2 3 4 में से कुछ नहीं इंटर किया, कुछ और इंटर किया, उसके बाद हम इसको प्रिंट कराने चले गए रिज़ल्ट को, तो रिज़ल्ट में क्या होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि रिज़ल्ट में कुछ आया ही नहीं है, यूज़र ने वैल्यू ही गलत डाल दी। तो इसलिए ये कह रहा है कि रिज़ल्ट आप प्रिंट तो करा रहे हैं, लेकिन आप कोई ना कोई वैल्यू उसमें रखें ज़रूर। तो इसलिए हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू शुरू में हम इनिशियल वैल्यू उसके 0 रख देते हैं, ठीक है। कि अगर कुछ भी नहीं आएगा ना, तो यहाँ पे ये जो जब कॉल होगा, ये वाली लाइन जब चलेगी, यहाँ पे 0 लिखा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको रन करते हैं। कंसोल को मैं ऊपर कर, तो प्लीज़ इंटर फर्स्ट नंबर मैं लिखता हूँ 10, सेकंड नंबर 2। अब वो पूछ रहा है चॉइस, मैं 3 देता हूँ मल्टीप्लाई के लिए। उसने रिज़ल्ट ऑफ एक्शन इज़ 20, 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 20 आ गया, ठीक है। अब दोबारा 10, 2, चॉइस मैंने दी 4, रिज़ल्ट ऑफ एक्शन 5, ठीक हो गया। अब इसको रन किया, पहला नंबर 10, फिर 2। अब मैं इसको कहता हूँ सब्ट्रैक्ट करो, 2 दे के सब्ट्रैक्ट करो। रिज़ल्ट ऑफ एक्शन क्या आ गया? 8 आ गया, ठीक हो गया। अब मैं इसको देता हूँ 10, 2। अब पहला ऐड हो गया, ऐड वाला पहला मैंने दिया 1, तो उसने 10 + 2 12। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं 10 देता हूँ, 2 देता हूँ, चॉइस में देता हूँ गलत दे देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 5 तो है नहीं, तो जो रॉन्ग चॉइस लिखा आ गया जो हमने डिफ़ॉल्ट केस में लिखा था। लेकिन अब यहाँ पे जब स्विच केस वाली ये हमारा ये ब्लॉक जहाँ पे ख़त्म होता है, उसके बाद ये जो प्रिंट वाली लाइन जो हमने लिखी हुई है, ये तो चलनी है, ये कॉल होगी, ठीक है, लाजमी। तो वहाँ पे लिखा गया रिज़ल्ट ऑफ एक्शन इज़ 0। अगर हम 0 यहाँ पे ना देते तो यहाँ पे एरर आ जाता, ठीक है। इसलिए वो वहीं पे एरर दे रहा था कि आपने कोई वैल्यू नहीं दी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखें, मैंने फर्स्ट नंबर दिया 5, सेकंड नंबर मैंने दे दिया 0। अब मैं इसको कहता हूँ डिवाइड करो, पता आपको रिज़ल्ट क्या आएगा? 5 डिवाइडेड बाई 0, एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन होती है, ये ख़ास किस्म का एरर होता है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन है ये। यहाँ पे लिखा हुआ डिवाइडेड बाय 0। मैथ में भी डिवाइडेड बाय 0 अलाउ नहीं होता और जावा में भी अलाउ नहीं है, और ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। इस तरह की कोई भी कंडीशन आने के जब चांसेस हों तो वहाँ पे आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी होती है। अभी वो एक्सेप्शन हैंडलिंग आगे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, 0 से डिवाइड जब भी आप करेंगे तो एक्सेप्शन आ जाएगी, उसको आपने हैंडल करना होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी होती हैं एक्सेप्शन, लेकिन जब आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग आ जाएगी तो फिर आप हर तरह के एक्सेप्शन हैंडल कर सकेंगे। बस आपको ये देखना होगा कि ये जो मेरा कोड है इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा केस बन सकता है कि एक्सेप्शन आ जाए, तो उसका मैं कोड पहले ही इस तरह लिख दूँ कि एक्सेप्शन हैंडल हो जाए, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग हम पढ़ेंगे तो ये डिवाइड बाय 0 पे ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमने वो दूसरे एडवांस टॉपिक नहीं पढ़े, फ़ाइल वगैरह वाले, फ़ाइल क्रिएट करना, फ़ाइल रीड राइट करना, उस तरह वहाँ पे भी एक्सेप्शन वाला चक्कर होता है। तो इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर फ़ाइल की तरफ भी जाएंगे। तो ये था हमारा एक छोटा सा कैलकुलेटर। मैंने कहा आपको दिखाऊं कि ये किस तरह यूज़ करते हैं चीज़ें, स्विच केस कैसे यूज़ करेंगे, फंक्शन जो हमने बनाया ना सीखे हैं उनको किस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो नीचे कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छी लगी है शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।